शहर में पावर सबस्टेशन पर लाइनमैन के पद पे कार्यरत राजा राव हमेशा परेशान रहता था। वो जब देखो तो यही सोचता रहता था कि उसकी 25 साल की बेटी अनामिका शादी के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है। ये सोच रहा था और सबस्टेशन के बाहर एक सीमेंट बेंच के ऊपर वो बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे एक दूसरा लाइनमैन सुदर्शन आता है। राजा राव और सुदर्शन दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे। अरे राजा राव, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बड़े सुस्त दिख रहे हो। आखिर में बात क्या है? अब मैं क्या कहूँ, अनामिका के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अनामिका कह रही है उसे एक भी पसंद नहीं, सबको खारिज कर दे रही है। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? हो सकता है कि सच में पसंद ना हो। किसके साथ दुखी रहेगी, किसके साथ सुखी रहेगी, ये बात वो हमसे ज्यादा अच्छा समझेगी ना। तुमने जो कहा सही है, पर वो लड़कों की तस्वीर तक नहीं देख रही है। फोटो दिखाते ही वो तुरंत उस फोटो को हटा दे रही है और कह रही है कि उसे वो लड़का पसंद नहीं। और इस पे अगर मैं कहूँ कि बिना देख के कैसे कह सकती हो, तो वो कह रही है कि मुझे सब कुछ पता है। फिर उससे पूछो, कहीं वो किसी लड़के को पसंद तो नहीं करती है ना? मतलब अनामिका किसी लड़के को पसंद करती है? तुम जैसा कह रहे हो उससे ऐसा ही लग रहा है। जब वो अकेले हो तो एक बार उससे पूछ के देखो, साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, आज मैं कैसे भी जानने की कोशिश करूंगा। इस तरह कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ठीक उसी समय अनामिका अच्छे से तैयार होकर पार्क में रमेश का इंतजार कर रही होती है, पर उसका चेहरा उदास था। रमेश हमेशा लेट करता है, कभी एक दिन भी नहीं हुआ कि वो समय पे आया हो और मेरा इंतजार कर रहा हो। मुझे हमेशा पहले आकर उसका इंतजार करना पड़ता है। अनामिका सोची रही थी कि वहाँ पे किशोर आता है। किशोर को देखकर अनामिका सोच में पड़ जाती है कि पहले उसने उसे कहाँ देखा है। देख के तो लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम किशोर है, मैं सुदर्शन जी का बेटा हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी तो मेरे पिताजी के साथ काम करते हैं। चलो, कम से कम तुम मुझे पहचान तो ली। यहाँ किसी दोस्त का इंतजार कर रही हो? हाँ, और आप? घर पे बोरियत लग रही थी इसीलिए आ गया, और किस्मत से आप यहाँ पे मिल गई। जब तक आपके दोस्त नहीं आते मैं कंपनी दे सकता हूँ। किशोर बात कर ही रहा था, तभी रमेश गुलाब लेकर अनामिका की तरफ आने लगा। उसी के साथ किशोर वहाँ से चला जाता है। किशोर उसके बारे में पूछा तो अनामिका ने बता दिया कि कोई गुजर रहा था। ये सुनकर किशोर को बहुत बुरा लगा। फिर अनामिका ज्यादा परवाह ना करते हुए रमेश से प्यार से बात करने लगती है। थोड़ा वक्त निकल जाने के बाद, अनामिका, कल मेरे माँ पिताजी का सालगिरह है। हमारे प्यार के बारे में मैं उन्हें कल बताने वाला हूँ। जरूर से उन्हें बताना रमेश, और फिर फोन करके मुझे भी बताना। इसी तरह थोड़ी देर वो बातचीत करते हैं और जब अंधेरा होने लगता है तो वो पार्क से चले जाते हैं। अनामिका जब घर लौट आती है तो देखती है राजा राव के घर पे सुदर्शन था और उसका बेटा किशोर भी था। अनामिका पूरी बात समझ जाती है और मनी मन कहती है, पिताजी मुझे रमेश के बारे में पूछे, बेहतर है कि मैं ही बता दूं। ऐसा सोचकर वो कहने के लिए मुंह खोलती है, उससे पहले पिताजी राजा राव कहने लगते हैं, देखो अनामिका, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी शादी किशोर से होने वाली है। तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मेरे अर्थी के सामने तुम रमेश से शादी कर सकती हो। ऐसी बात सुन के अनामिका बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लेकर किशोर से शादी करने के लिए वो तैयार हो गई। अनामिका अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर देती है। रमेश की तस्वीर, लव लेटर, सारी चीजें वो आग में जला देती है। रमेश उसके घर पे आता है तो बिना बात किए हुए वो खिड़की बंद कर लेती है। ये पता चलने के बाद कि अनामिका की शादी किशोर से होने वाली है, वो दुखी हो जाता है। दिन रात देखे बिना, कमरे से बाहर निकले बिना वो बस अनामिका का नाम ही लेता रहा। जब अनामिका की शादी के 2 दिन बचे थे, शारदा और प्रसाद जब बेटे की हालत नहीं देख सके तो राजा राव के घर आए विनती करने के लिए, पर राजा राव उनकी एक बात नहीं सुनी। बिना किशोर के गलत उद्देश्य के बारे में जाने ही उन्होंने अनामिका की शादी उससे करा दी। अब अनामिका सुदर्शन के परिवार में कदम रखती है। उसी दिन से किशोर के अंदर का दानव जाग जाता है। वो अक्सर अनामिका को मारना पीटना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब रमेश भी माता पिता को इस हालत में देख नहीं पा रहा था तो वो साधारण हो उठा। उसे एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। इधर किशोर के अत्याचार से अनामिका का पूरा शरीर घाव से भर गया था।
चेहरे पर जगह जगह जला हुआ दाग। ये सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही थी बस अपने पिताजी के लिए। सुदर्शन को जब अपने बेटे के करतूतों के बारे में पता चला तो वो दुखी होकर अनामिका से कहते हैं, माफ कर देना बेटा, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। उसने कहा था कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। भरोसा करके तुम्हारे पिताजी ने उससे शादी करा दी। पर अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, ये मारपीट, ये दुर्व्यवहार, ये सब करके जो उसे मन में खुशी मिलती है, मैं उसे मार दूंगा। उनकी बातें सुन के अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहेगी, इसीलिए वो चुपचाप रोने लगती है। एक दिन सुदर्शन अपने बेटे को चावल के साथ जहर मिला के खिला देता है और उसे एक कमरे में ले जाके बंद कर देता है। उस कमरे के अंदर किशोर को पेट में बहुत दर्द होता है, रोता है, तड़पता है और वही मर जाता है। ये खबर मिलते ही कि बेटी विधवा हो गई है, राजा राव को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। दोनों के अंतिम संस्कार होने के बाद वो अनामिका को विधवा रूप में देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए अपने साथ अपने विधवा बहू को वो लेकर रमेश के घर चले जाते हैं। शारदा और रमेश को देखकर वो सर झुका लेता है। विधवा बहू अनामिका शारदा को देखते ही भागते हुए उनके पास जाती है और लिपट के रोने लगती है। शारदा अनामिका को संतावना देती है। मैडम, सर, मैंने अपने बेटे की बातों पर विश्वास करके अनामिका को अपना बहू बनाया, पर मेरा बेटा अनामिका पर बहुत अत्याचार करता था। जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अपने बेटे को मैंने मार डाला। ऐसा कहकर अनामिका का हाथ शारदा के हाथों में रख देता है। ठीक उसी वक्त रमेश घर लौट आया। विधवा की हालत में अनामिका को देखकर उसकी आंखें भर आई। तुरंत वो भगवान के पास जाकर सिंदूर लाके अनामिका का मांग भर देता है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। सुदर्शन भी परिस्थिति को समझते हैं। माँ, पिताजी, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? मेरी तो सहमति है। मैं पिता बनकर कन्यादान करूँगा, ससुर बनकर नहीं। सुदर्शन कहते हैं। शारदा और प्रसाद अपने बेटे की शादी विधवा बहू अनामिका से कराने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर मंदिर में बहुत ही साधारण तरीके से रमेश अनामिका की शादी होती है। तब से रमेश और अनामिका खुशी खुशी अपना विवाहित जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मेन रोड पर रमेश बहुत तेज गति से कार चला रहा था। अगली सीट पर अनामिका, जो तीसरी माह की गर्भवती थी, उदास होकर बैठी थी। उसे देखकर रमेश पूछने लगता है, क्या हुआ अनामिका, ऐसे उदास क्यों हो? डिलीवरी के लिए मायके जा रही हो, इसमें दिक्कत क्या है? क्या हुआ बताओ। निकलने के दौरान क्या हुआ आपको तो पता है ना? हाँ? अरे अनामिका, मैं उन सब बातों को नहीं मानता, तुम छोड़ो तो। आप मत मानिए, मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ मानने के लिए, पर अच्छा होता अगर आप माँ पिताजी की बात उस वक्त मान लेते। तो क्या अब घर जाके हम थोड़ी देर बैठ के फिर बाहर निकले? बोलो तुम ही। अब आप मजाक करना बंद कीजिए। अच्छा होता अगर ये सारी बातें आप घर पे ही करते, माँ पिताजी की बात सुन लेते, थोड़ी देर बैठ के हम निकलते तो क्या बुरा होता। अब छींक आएगी तो छींकेंगे ना, तुम उसे रोक तो नहीं सकती हो। ये तो साधारण सी बात है। अब तुम ये सारी बातें सोच सोच के परेशान मत हो, ठीक है ना? मैं शांत कैसे रहूं? मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ तो होने वाला है। ऐसा कह के अनामिका रोने लगती है। रमेश बिना कुछ कहे गंभीरता से चुपचाप अपनी सीट पे बैठ के गाड़ी चलाने लगता है। इस बीच रमेश की फोन की घंटी बजती है। रमेश देखता है कि कौन है। मॉम कॉलिंग लिखा हुआ था। रमेश फोन अनामिका को देता है। माँ फोन कर रही है, उसे ठीक से रहने को कहो। रमेश के कहने के बाद अनामिका उस फोन को उठाती है। हेलो सासू माँ, कहिए। उधर सासू माँ सोफे पे बैठ के अपनी बहू से बात कर रही थी। हाँ बहू, अभी सेहत कैसी है? सब ठीक है ना? सासू माँ, अभी अभी तो हम घर से ही निकले हैं, पहले पहुँचने तो दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। 10 मिनट तो निकल गया है बहू, और कितना वक्त लगेगा? अभी तो थोड़ी ही दूर आई हूँ माँ जी। थोड़ी दूर मतलब कौन सा गाँव? नाम बताओ। ये हाईवे है माँ जी, गाँव का नाम पता नहीं चल रहा है, और आपका बेटा यहाँ पे एरोप्लेन की तरह गाड़ी चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, 1 मिनट बैठ के निकलते तो मेरा मन शांत रहता, इस तरह की घबराहट नहीं होती। ये सब बातें वो नहीं मानते हैं माँ जी, अब उनका भरोसा ही उन्हें बचाएगा। जब अनामिका इस तरह से कहती है, रमेश अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है। सड़क की मरम्मत हो रही थी। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, अपना ख्याल रखे और दूसरा रास्ता चुने। देखकर रमेश अनामिका आश्चर्य हो जाते हैं और फोन पे शारदा बहुत चिंतित हो जाती है।
बहू, ये कैसी आवाज थी? बात करो, कुछ कहो, क्या हुआ? वो घबराते हुए कहती है। अनामिका खुद को संभाल कर फिर जवाब देती है, कुछ भी नहीं सासू माँ, सड़क की मरम्मत हो रही है, लिखा हुआ है कि जंगल का रास्ता चुने, और यह देखकर उन्होंने तेजी से ब्रेक लगाई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं माँ जी, मैं घर पहुँच के आपको फोन करती हूँ। अनामिका फोन रख देती है। रमेश जंगल के रास्ते से गाड़ी चलाने लगता है। जंगल के एंट्रेंस के सामने ही एक बड़े से बोर्ड में लिखा हुआ था कि इस जंगल में बड़े बड़े शेर घूमते हैं, इस बात का ख्याल रखे आगे बढ़े। उन्हें देखकर तेज गति से गाड़ी ना चलाए। पर रमेश उस बोर्ड को ठीक से पढ़ा नहीं। अनामिका शेर की तस्वीर देखकर सोची पढ़ेगी, बस 2 ही लाइन पढ़ पाए कि इस जंगल में शेर घूमते हैं। तब तक उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। जंगल काफी घना था। बीच सड़क में बस इक्का दुक्का उन्हें गाड़ी जाते हुए दिखे। रमेश की गाड़ी जंगल के बीचों बीच से जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसकी गाड़ी रुक जाती है। रमेश बहुत कोशिश करता है उस गाड़ी को स्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये देखकर रमेश अनामिका से कहता है, अनामिका, अब पता नहीं ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं ले रही है, मैं देखता हूँ, तुम जाके गाड़ी के अंदर बैठो। रमेश गाड़ी से उतर के देखने लगता है। अनामिका परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, जंगल आ ही रही थी तब बोर्ड पर शेर की तस्वीर देखी थी, लगता है इस जंगल में बड़े बड़े शेर है, पता नहीं वो कब बाहर निकल आए और हमारे ऊपर हमला कर दे। इस गाड़ी को भी यहीं पे बंद होनी थी, अब क्या होगा? वो सोच ही रही थी कि रमेश उदास चेहरा लेकर अनामिका के पास आता है। गाड़ी को क्या हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा अनामिका, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं देखता हूँ, अगर कोई मैकेनिक आसपास दिख जाए तो उसे बुला ले आता हूँ। मैं भी आपके साथ आऊंगी। तुम कहाँ जाओगी? गाड़ी में ही बैठो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। कहने के बाद रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका परेशान होके गाड़ी में ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा बाघ उसके कार के सामने से होकर सड़क से गुजरता है। अनामिका उस बाघ को देखती है। सड़क पार करता हुआ टाइगर गाड़ी के अंदर अनामिका बैठी है देख लेता है। अनामिका बाघ को देखकर डर के मारे हिलने डुलने लगती है। गाड़ी को हिलते देख शेर गाड़ी के तरफ दहाड़ के आता है। ये देखकर अनामिका और ज्यादा घबरा जाती है। ये क्या? ये बड़ा सा बाघ गाड़ी की तरफ आ रहा है। हाय भगवान, अब लगता है गाड़ी के अंदर रहना सुरक्षित नहीं होगा। अनामिका तुरंत गाड़ी से नीचे उतर आती है और एक जंगल के रास्ते से वो भागने लगती है। अनामिका को भागते देख बाघ भी दहाड़ता है और अनामिका के पीछे भागने लगता है। अनामिका सोचती है कि बाघ पीछे से आ रहा है, इसीलिए वो जरा तेज भागेगी। अब चूंकि अनामिका गर्भवती थी, वो थक जाती है। कैसे भी करके मेरे पेट के अंदर के संतान को मुझे इस बाघ से बचाना होगा। सोचते हुए जब अनामिका भाग रही थी तो अनामिका को एक लंबी छड़ी दिखती है जो कि सूख चुकी थी। अनामिका छड़ी उठा लेती है। अनामिका के सामने बाघ दहाड़ता है और अनामिका को देखने लगता है। अनामिका डर के मारे अपने हाथ में छड़ी ले लेती है। बाघ राजा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। भले ही आप एक जानवर हो, पर आपकी भी तो एक माँ होगी। आप भी तो एक माँ के गर्भ से ही आए होंगे, मुझे जाने दीजिए। इस तरह कहने के दौरान अनामिका रोते रोते अपना पेट दिखाती है। अनामिका को देखकर वो बाघ अनामिका पर हमला करने के लिए उस पर कूद जाता है। पूरे संघर्ष करते हुए अनामिका उस बड़ी सी छड़ी को उठाती है और बाघ के सर पे वार करती है। तुरंत ही बाघ बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। अनामिका रोते रोते उस छड़ी को फेंककर बड़े ही मुश्किलों के साथ जंगल के रास्ते से होकर अपनी गाड़ी तक आके पहुंचती है। तब तक रमेश भी मैकेनिक को साथ लेके गाड़ी के पास आ जाता है। अनामिका को समझाकर उसे गाड़ी पे बैठाता है। थोड़ी देर में ही गाड़ी ठीक हो जाती है और वो जंगल से निकल जाते हैं।